आज हम नीचे की प्रसिद्ध पुस्तक बियॉन्ड गुड एंड इविल के अध्याय 5 ऑन द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ मोरल्स को समझने की कोशिश करेंगे। क्या नैतिकता को वैज्ञानिक रूप से समझा जा सकता है? क्या हम तर्क के आधार पर यह तय कर सकते हैं कि सही क्या है और गलत क्या? प्रसिद्ध दार्शनिक फ्रेडरिक नीचे इस विचार की कड़ी आलोचना करते हैं। उनका मानना था कि नैतिकता कोई वैज्ञानिक सत्य नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक और व्यक्तिगत विश्वास है। नीचे के अनुसार जब दार्शनिक नैतिकता को विज्ञान की तरह देखने लगते हैं तो वे दो ही काम करते हैं, या तो अपने समाज में पहले से मौजूद नैतिकताओं को तर्कसंगत साबित करने की कोशिश करते हैं या फिर अपनी व्यक्तिगत नैतिक धारणाओं को सही ठहराने का प्रयास करते हैं। वे नई नैतिक प्रणालियों की खोज नहीं करते। उनकी जिज्ञासा वास्तविक नहीं होती, बल्कि वे केवल अपने पुराने विश्वासों की पुष्टि करना चाहते हैं। वे ये मानते हैं कि उन्होंने नैतिकता का अध्ययन किया है, लेकिन वास्तव में वे केवल अपने आसपास के माहौल में मौजूद नैतिक मूल्यों को दोहराते हैं। यही कारण है कि उनके नैतिक सिद्धांतों में नवीनता नहीं होती, बल्कि वे पूर्व धारणाओं पर आधारित होते हैं। नीचे अपने अफोरिज्म 186 में लिखते हैं कि दार्शनिक नैतिकता को उसी रूप में जानते थे जैसा कि उनके समाज, वर्ग, धर्म, समय और भौगोलिक क्षेत्र में प्रचलित था। वे इसे सार्वभौमिक सत्य मानने के बजाय अपनी सीमित दृष्टि से देखते थे। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति केवल अपने देश की परंपराओं को नैतिकता का आदर्श रूप मान ले और बाकी संस्कृतियों को अनैतिक समझे। इस संकीर्ण दृष्टि के कारण नैतिकता का विकास रुक जाता है और नए विचारों के लिए कोई स्थान नहीं बचता। नीचे बताते हैं कि नैतिकता में विश्वास करने के लिए पहले से ही श्रद्धा की आवश्यकता होती है, यानी हमें मान लेना पड़ता है कि नैतिक मूल्य वास्तव में अस्तित्व में है। लेकिन अगर किसी सिद्धांत को मानने के लिए श्रद्धा जरूरी हो तो उसे विज्ञान नहीं कहा जा सकता। विज्ञान संदेह से जन्म लेता है, जबकि नैतिकता अक्सर बिना सवाल किए स्वीकार कर ली जाती है। वे कहते हैं कि जो लोग नैतिकता के तर्कसंगत आधार की बात करते हैं वे असल में केवल एक विद्वतापूर्ण तरीके से समाज में पहले से मौजूद नैतिकता को दोहराते हैं। वे इसे तर्कसंगत बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वास्तव में वे केवल अपनी मान्यताओं को मजबूत कर रहे होते हैं। हम में से अधिकतर लोग ये मानते हैं कि हमें अच्छे और बुरे का पूरा ज्ञान है। हम नैतिकता को लेकर इतने निश्चित होते हैं कि नई विचारधाराओं के प्रति खुद को बंद कर लेते हैं। नीचे इसे खतरनाक मानते हैं क्योंकि ये निश्चितता हमें अन्य दृष्टिकोणों को देखने से रोकती है और हमें जिद्दी और अंधविश्वासी बना देती है। यह सोच हमें अपने नैतिक मूल्यों की पुनः समीक्षा करने से भी रोकती है। जब कोई व्यक्ति अपने नैतिक विश्वासों पर सवाल नहीं उठाता तो वह एक तरह से बौद्धिक जड़ता का शिकार हो जाता है। यही कारण है कि कई बार समाज में नैतिक प्रगति रुक जाती है और परंपराओं को अंधविश्वास की तरह मान लिया जाता है। नीत्शे के अनुसार नैतिकता कोई प्राकृतिक चीज नहीं, बल्कि यह मनुष्य की प्राकृतिक प्रवृत्तियों को दबाने का एक तरीका है। वे कहते हैं कि प्रकृति में नैतिकता जैसा कुछ नहीं होता। जंगल में न कोई न्याय होता है, न अन्याय, न सही होता है, न गलत। वहां केवल शक्ति और संघर्ष का नियम चलता है। मनुष्य ने जब समाज का निर्माण किया तब उसने नैतिकता के विचार को गढ़ा ताकि सामाजिक व्यवस्था बनी रहे। इस दृष्टिकोण से देखें तो नैतिकता कोई शाश्वत सत्य नहीं है, बल्कि ये केवल सामाजिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने का एक साधन भर है। अफोरिज्म 187 में वे लिखते हैं कि नैतिकता मात्र हमारे भावनाओं की संकेत भाषा है, यानी नैतिकता कोई सार्वभौमिक सत्य नहीं है, बल्कि ये हमारे व्यक्तिगत पसंद और नापसंद का प्रतिबिंब मात्र है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति त्याग और बलिदान को नैतिक मानता है तो कोई दूसरा व्यक्ति आत्मसंरक्षण और व्यक्तिगत सफलता को प्राथमिकता देता है। दोनों के दृष्टिकोण अलग हो सकते हैं, लेकिन कोई भी पूर्ण सत्य का दावा नहीं कर सकता। नीत्शे के अनुसार नैतिक मूल्य हमारी तर्कसंगत खोज का परिणाम नहीं होते। वे हमारे भीतर की अनियंत्रित भावनाओं से उत्पन्न होते हैं, जिन पर हमारा कोई विशेष नियंत्रण नहीं होता। इसलिए नैतिकता को वैज्ञानिक जांच द्वारा प्रमाणित नहीं किया जा सकता। जब हम किसी चीज को नैतिक या अनैतिक मानते हैं तो हम उसे केवल अपने अनुभवों और भावनाओं के आधार पर तय कर रहे होते हैं। हमारा दिमाग चीजों को देखने का एक खास तरीका बना लेता है। हम केवल अवलोकन नहीं करते, बल्कि अपने निष्कर्षों को पहले तय कर लेते हैं और फिर उनके अनुरूप प्रमाण ढूंढते हैं।
इसका मतलब यह है कि हम केवल किसी सच्चाई को नहीं देख रहे होते, बल्कि हम खुद भी उसे एक विशेष रूप दे रहे होते हैं। जब हम किसी नैतिक विचारधारा को अपनाते हैं तो हम उसके पक्ष में प्रमाण इकट्ठा करते हैं, बजाय इसके कि हम निष्पक्ष होकर हर दृष्टिकोण का मूल्यांकन करें। यही कारण है कि नैतिकता पर चर्चा करना अक्सर कठिन हो जाता है, क्योंकि लोग अपने विचारों को बदलने के लिए तैयार नहीं होते। नीचे अफोरिज्म 203 में नए दार्शनिक की भूमिका पर चर्चा करते हैं। उनका मानना था कि समाज ने जो शाश्वत नैतिक मूल्य गढ़े हैं, उन्हें चुनौती दी जानी चाहिए। नया दार्शनिक भीड़ की मानसिकता को चुनौती देगा। वह समझेगा कि मनुष्य को सिर्फ एक झुंड का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। वह लोगों को उनकी व्यक्तिगत इच्छा शक्ति की शक्ति का एहसास कराएगा। नीत्शे का मानना था कि मनुष्य को अपने नैतिक मूल्यों को खुद बनाना चाहिए, न कि समाज द्वारा थोपे गए मूल्यों को आंख बंद करके अपनाना चाहिए। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि उसे अपनी नैतिकता स्वयं गढ़नी होगी। लेकिन आज की स्थिति यह है कि लोग दूसरों द्वारा दिए गए नैतिक मूल्यों को अपनाने के आदी हो गए हैं। नए दार्शनिक का कार्य होगा कि वह मनुष्य को इस मानसिक गुलामी से मुक्त करे और उसे उसकी अपनी शक्ति और संप्रभुता का बोध कराए। नीत्शे की सोच हमें एक गहरे सवाल की ओर ले जाती है। क्या हम सच में अपने निर्णय तर्क से लेते हैं, या हमारी प्रवृत्तियां ही हमारे निर्णयों को संचालित करती हैं? और अंत में हमें यह समझना होगा कि नैतिकता कोई स्थिर और अटल सत्य नहीं है, बल्कि यह समय, समाज और व्यक्ति की सोच के साथ बदलती रहती है। नीत्शे हमें यह सिखाते हैं कि जो नैतिक मूल्य हमें विरासत में मिले हैं, वे अंतिम सत्य नहीं हैं। उन्हें परखा जाना चाहिए, चुनौती दी जानी चाहिए, और यदि आवश्यक हो तो बदला भी जाना चाहिए। तो सवाल ये उठता है, क्या हम अपने नैतिक विश्वासों को गहराई से जांचने को तैयार हैं? क्या हम अपने भीतर झांककर ये देखने की हिम्मत रखते हैं कि हम जो सही और गलत मानते हैं, वह वास्तव में हमारी स्वतंत्र सोच है या केवल समाज द्वारा दी गई धारणाओं का प्रतिबिंब? क्योंकि अंततः नैतिकता सिर्फ सही और गलत का प्रश्न नहीं है, यह शक्ति और स्वतंत्रता का भी प्रश्न है। क्या हम अपनी नैतिकता स्वयं करेंगे या हमेशा किसी और के बनाए नियमों पर चलेंगे? सोचिए, सवाल कीजिए और खुद को जानिए। अगर आपको यह वीडियो थॉट प्रोवोकिंग लगा तो इसे दूसरों के साथ साझा करें और हमें बताएं कि आप इस विषय पर क्या सोचते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विचार के साथ। धन्यवाद।